Student, this is your teacher Balrampal and you are studying the online classes brought to you by Sri Nandeswar Vidyalaya, Haniyadhana. And today we are going to study class 9th subject social science, chapter 1st, and the topic is the Russian revolutions, मतलब रूसी क्रांति। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में किस प्रकार से समाजवाद का उदय हुआ, समाजवादी विचारधारा क्या है, समाजवादी अवधारणा क्या है। उसी समाजवादी आंदोलन के बाद रूस, जो कि यूरोप का एक बहुत बड़ा भूभाग है, लगभग यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस, इसे इंग्लिश में रशिया बोलते हैं, वहाँ पर एक क्रांति हुई, एक ऐसी क्रांति जिसने रूस की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया, जिसे हम रूसी क्रांति या अक्टूबर की क्रांति। तो अक्टूबर की क्रांति से क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अक्टूबर माह में इसका प्रारंभ हुआ था। तो उस समय क्या है कि रूस के सबसे पिछड़े औद्योगिक, मतलब उस समय सन 1917 के पहले, 1917 के पहले रूस जो देश है वह औद्योगिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। लेकिन उस उद्योग मतलब उसमें ज़्यादातर खेती किसानी वाले लोग ज़्यादा रहते थे। उद्योगों का विस्तार यूरोपीय अन्य जो देश थे उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा कम था। तो लेकिन उसके बाद 1917 अक्टूबर के बाद, इस रूसी क्रांति के बाद यह स्थिति एकदम उलट गई। खेती किसानी करने वाला देश एक औद्योगिक रूप से कैसे मजबूत और समृद्ध बना, इन सभी प्रश्नों के जवाब हम इस चैप्टर में खोजेंगे। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों का फिर कब्जा हो गया था। जो यूरोप में जो समाजवाद का उदय हुआ, इससे रूस भी अछूता नहीं रहा। वहाँ पर भी समाजवादियों ने सत्ता अपनी स्थापित की और उसके सत्ता स्थापित करने के विभिन्न पहलू, चरण या सोपान क्या थे, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके लिए हम 1917 से पहले के कुछ वर्षों में होने वाली घटनाओं का जिक्र करेंगे। 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस सेकंड का कब्जा था। मतलब 1914 में रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। और रूस का जो साम्राज्य था वो आज के जो देश हैं, जैसे आपका फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये जो देश हैं आज, उस समय रूसी साम्राज्य का ही हिस्सा थे। इसके अतिरिक्त जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान में आजकल आप देख रहे हो टीवी पर, आजकल युद्ध छिड़ा हुआ है, आज की स्थिति वहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है, तो वो भी इसी रूसी साम्राज्य का ही एक अंग था। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, मतलब जो ग्रीक जो चर्च है, पुरातन जो रूढ़िवादी चर्च है, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। जो क्रिश्चियन, जो ईसाई जो धर्म है, उसकी जो विभिन्न शाखाएं हैं वो तमाम उसमें थीं। साथ में रूस में कौन थे? बौद्ध भी और मुस्लिम लोग भी वहाँ पर रहा करते थे। अब बात करते हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था और समाज उस समय रूसी क्रांति से पहले किस प्रकार की थी। तो 20वीं सदी की शुरुआत, मतलब सन 1901 से शुरू होगी आपकी 20वीं शताब्दी। तो उस समय रूस की अर्थव्यवस्था और जो समाज था वह किस प्रकार की थी। रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 80-85% जो आबादी थी रूस की, उस समय खेती बाड़ी करती थी। जो कि यूरोप के जो अन्य देश थे, इंग्लैंड वगैरह है, चाहे जर्मनी है, फ्रांस है, उसमें यह जो परसेंटेज है वो कितना था? 40 से 45। मतलब यूरोप के जो अन्य बाकी देश थे, छोटे छोटे देश, उसमें केवल 40 से 45% लोग ही खेती बाड़ी करते थे उस समय। 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं सदी की शुरुआत में केवल 80-85% लोग रूस के खेती बाड़ी
करते थे। और रूस जो है उस ज़माने का, उस समय का सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा अनाज निर्यातक देश माना जाता था। मतलब रूस बहुत सारे देशों को अनाज की सप्लाई करता था। क्यों करता था? क्योंकि वहाँ की 80 से 85% जो आबादी थी वो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई थी और उसका भूभाग इतना बड़ा है, उपजाऊ है कि वो दुनिया का लगभग जो टॉप जो अनाज निर्यातक देश थे यूरोप के, उसमें एक था रूस था। उस समय रूस में उद्योग जो थे, फैक्ट्रियां थीं, वो बहुत कम थे। और जो भी उद्योग थे, जो रूस की आज राजधानी है मॉस्को, मॉस्को एक और बहुत बड़ा शहर है रूस का, सेंट पीटर्सबर्ग, उसके आसपास के क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र थे उनमें ही उद्योग लगे हुए थे, जो कि 1890 के आसपास ही ज़्यादातर शुरू हुए थे, जब औद्योगिक थोड़ा सा वहाँ पे विकास हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1900 तक कुछ इलाकों में कारीगर और कारखाने के जो मजदूर है उसकी संख्या लगभग बराबर हो गई थी। मतलब क्या कि उस ज़माने में जो कारीगरों की संख्या में बढ़ावा, अन्य देश थे वो क्या करते, ज़्यादातर लेबर सप्लाई करते थे, उनके में क्या थे, लेबर थे। लेकिन रूस ने क्या किया, उसकी एक वहाँ पर एक समाजवादियों की एक पॉलिसी थी कि उन्होंने स्किल्ड लेबर, मतलब जो कारीगर वर्ग है उसको उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो कारखाने या उद्योग थे वो निजी व्यक्तियों की संपत्ति थी। मतलब उस पर सरकार का या फिर जो वहाँ पर राज्य व्यवस्था थी उसके पहले उसका ज़्यादा कोई नियंत्रण नहीं था। निजी संपत्ति के वो उद्योग थे और उनके हिसाब से ही उनके काम के घंटे जो हैं, मतलब जो वर्किंग टाइम ऑफ द लेबर है वो आपका 15 से 18 घंटे तक भी कभी कभी जो है खिंच जाता था। आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में अभी क्या है, वर्किंग टाइम कितना है, ओनली 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे तक ही फैक्ट्रियों में मजदूरों को काम करना पड़ता है। अगर 8 घंटे से यदि कहीं पर जैसे 12 घंटे की शिफ्ट है तो उसका उन्हें अतिरिक्त जो है उनको मेहनताना वेतनमान दिया जाता है, जबकि यहाँ पर जो श्रम कानून भारत में लागू है उसमें 8 घंटे से ज़्यादा आप किसी भी मजदूर से काम जो वेतन है उसमें नहीं ले सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादातर जो कुछ जो मजदूर हैं उनमें उस समय महिलाओं की संख्या कितनी थी, 31% थी लगभग, मतलब 30% के आसपास उसमें महिलाएं उस समय मजदूरी करती थीं, बाकी के 70% कौन थे, वहाँ पर पुरुष थे। लेकिन यहाँ पर एक पहलू भी है कि उस समय महिलाओं को जो मेहनताना या वेतन मिलता था वो पुरुषों की तुलना में आधा या 3/4, मतलब या तो यदि पुरुष को यदि आप मान लीजिए 100 रुपये मिल रहे हैं उस ज़माने में, तो महिलाओं को 50 रुपये या उसका 3/4 भाग है ना, भाग ही उसमें उनको वेतन के रूप में दिया जाता था। लेकिन फैक्ट्रियों के जो मालिक थे, पूंजीपति लोग थे, उन्होंने उन मजदूरों को रहने के लिए कमरे और अन्य जो उनको सुविधाएं थीं छोटी मोटी, उनकी भी उन्होंने सुविधा शहरों के आसपास कर रखी थी, क्योंकि जो मजदूर थे वो अपने गांव देहात से आकर फैक्ट्रियों के आसपास रहते थे। उनको रहने की जो व्यवस्था थी वो भी जो है फैक्ट्री जो मालिक थे उनके द्वारा की जाती थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर भी कई भागों में बटे हुए थे। जो धातुओं का काम करते थे, मतलब जो धातुओं की जो फैक्ट्री थी वो अपने आप को सबसे स्किल्ड, मतलब सबसे कुशल और मजदूरों का अपने आप में नेता समझते थे, क्योंकि धातुओं का जो काम करने के लिए लोगों को अधिक प्रशिक्षण और अधिक अनुभव की आवश्यकता होती थी। उसके बाद क्या हुआ, जब फैक्ट्रियों की और कारखानों की संख्या बढ़ी तो मजदूरों ने क्या हुआ, कभी कभार फैक्ट्री में डिमांड कम होने से उनके सामने बेरोजगारी का संकट स्थापित होता था, या फिर उन्होंने सोचा कि जो पूंजीपति जो फैक्ट्री के मालिक हैं, कारखानों के मालिक हैं, वो हमारा मजदूरों का शोषण करते हैं। तो मजदूरों ने क्या किया, अपने छोटे छोटे अपने स्तर पर उन्होंने संगठन बनाना शुरू कर दिए, जिन्हें मजदूर यूनियन, वर्कर्स यूनियन कहा गया। या यदि किसी मजदूर को नौकरी से बेवजह निकाल दिया जाता या उसका किसी प्रकार से आर्थिक शोषण किया जाता, तब वो मजदूर थे वो अपने संगठन में अपनी बात रखते थे। और इससे क्या हुआ कि जो संगठन है वो फैक्ट्री मालिकों पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने हड़तालें भी करना या काम रोकना भी शुरू कर दिया। अब फैक्ट्री के जो मजदूर थे वो हड़तालें भी
करने लगे थे। और जो देहात की जो ज़मीन थी, ज़्यादातर उसमें जो किसान थे, और जो किसान थे वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। मतलब जो किसान है उसमें शिक्षा का भी उतना ज़्यादा नहीं हो रहता है, उनमें शिक्षा का ज़्यादातर अभाव रहता है, या शिक्षित रहेंगे तो कम ही लोग जो है शिक्षित होते हैं, लेकिन उनमें धार्मिक भावना का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। लेकिन वहाँ के जो किसान हैं वह फ्रांस के किसानों जैसे या फ्रांस की तरह वहाँ व्यवस्था नहीं थी। वहाँ के जो बड़े बड़े जो बोलते हैं ना नवाब जमींदार थे, वो उनका उतना सम्मान, सामंत थे जो वहाँ पर उनका वो उतना सम्मान नहीं करते थे। जैसे क्या हुआ, एक फ्रांस में एक उदाहरण है कि उन्होंने अपने एक सामंत था, उस पर किसी प्रकार का सरकार ने दबाव बनाया, हमला हुआ उस पर, तो सारे किसानों ने अपने सामंत के बचाव में उन्होंने कई युद्ध भी किए थे। लेकिन रूस में ऐसी स्थिति नहीं थी। ज़्यादातर किसान जो थे वो वहाँ के सामंतों से क्या करते थे, नफरत करते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि कई जमींदारों की या सामंतों की वहाँ के किसानों ने हत्याएं भी कर दी और उनके खिलाफ लड़ाइयाँ भी लड़ी। इस प्रकार की घटनाएं 1905 के आसपास बहुत ज़्यादा हुई, जिससे रूसी क्रांति का जो है बीज वो डलने लगे थे यहीं से। उसके बाद क्या हुआ, रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में जो भी राजनीतिक पार्टियां बनी थी वो गैर कानूनी थी, मतलब उनका कोई लीगल बेस नहीं था। लेकिन 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी कि रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया गया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में उन्होंने नामांकित कर दिया था, क्योंकि ये लोग उग्र और हिंसक जो है आंदोलन में भी संलग्न रहा करते थे और सरकार की कई बार और सरकार की श्रम नीतियों के ये बड़े ही विरोधी और उसकी मुखालफत करने में आगे रहते थे। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की जो पार्टी थी उसको उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया, जिसकी ये मांग थी कि जो भी सामंत जो पूंजीपति लोग हैं उनकी ज़मीन को छीनकर किसानों में बांट दिया जाए। तो इस प्रकार से जो है सामाजिक जो है आंदोलन उसको बल मिला। सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। तो समाजवादी जो लोग थे उनमें भी दो फाड़ थे, उनमें भी भेद थे। वो कुछ लोग जैसे आपने कहा व्लादिमीर लेनिन जो कि बेल्शेविक खेमे के मुखिया थे, वो सोचते थे कि जार, रूसी भाषा में जो जार बोलते हैं किसको, जो वहाँ का सम्राट या राजा होता था, वो ये चाहते थे कि जो जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा कहीं का था, मेंशेविक जो था वो मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता देनी चाहिए। आगे हम जो है रूस की क्रांति के क्या सोपान रहे उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने नोट्स बनाते रहिए और कोई यदि डाउट हो तो आप विद्यालय में आकर भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।